तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है रोहित कुमार और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोवेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था पेडिग्री एनालिसिस के बारे में, म्यूटेशन के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में। आज की जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? जब हमने ये सीरीज स्टार्ट करी थी तो हमने जेनेटिक्स वर्ड का मतलब जाना था कि जीन से रिलेटेड। मतलब जेनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, जीन का एनालिसिस करते हैं, जीन से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है वो सभी जेनेटिक्स के अंदर। तो जेनेटिक्स के बारे में, जब जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स जीन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं वो सभी के सभी आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो दो टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर निकल करके आते हैं आपके सामने। पहला है एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फटाफट। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल बायोवेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी इसी तरीके की वीडियो बनाने का। और आपके लिए ये नोट्स एकदम बिल्कुल फ्री है, वीडियो के अंदर जो भी दिखाए जा रहे हैं, या फिर आप चाहे तो इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इन्हें शेयर कर सकते हैं अपने कलीग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की। एक बेसिक आइडिया लेते हैं एक्चुअल में होते क्या है मेंडेलियन डिसऑर्डर या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो फटाफट से हम अपना एक मैन ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको एक आइडिया देते हैं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है। जब हम बात करते हैं एक सिंगल जीन की और उस सिंगल जीन के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के चेंज होने की, उस सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर चेंज होने की वजह से जो ये म्यूटेशन हुआ है, इस म्यूटेशन से जो डिसऑर्डर डेवलप हुआ है, इसको हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डेवलप होते हैं या तो क्रोमोसोम नंबर ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, या फिर किसी तरीके से क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएशन आ जाए, तो होता है आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो इस लाइन से जो भी मैंने बोला, इससे आपको आइडिया लगा कि मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है। चलिए जानते हैं इनके बारे में और भी कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी कॉज की, कि म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन और अ सिंगल बेस सीक्वेंस या फिर सिंगल बेस पेयर के अंदर जब चेंज होता है तो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब एबनॉर्मलिटी इन द नंबर और द स्ट्रक्चर ऑफ एंटायर क्रोमोसोम, मतलब नंबर के बेसिस पे और स्ट्रक्चर के बेसिस पे जब चेंज होता है तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डेवलप होते हैं। जेनेटिक बेसिस क्या है? मतलब बेस सीक्वेंस ऑफ अ स्पेसिफिक जीन, मतलब एक स्पेसिफिक जीन के अंदर नाइट्रोजनस बेस पेयर जो होते हैं उनके अंदर चेंजेस होने की वजह से जो म्यूटेशन से डेवलप होने वाले डिसऑर्डर है उन्हें मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। डिफेक्ट इन्वॉल्व इन द लार्ज स्केल चेंज अफेक्टिंग मैनी जीन्स एट वंस, मतलब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आपका बहुत सारे जीन्स एट अ टाइम चेंज हो जाते हैं। किस तरीके से, आप थोड़ा सोचिए। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कब होता है? जब नंबर एक से ज्यादा हो जाता है या फिर एक नंबर से कम हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल किसी में 46 क्रोमोसोम है तो 47 हो गए, या फिर 45 हो गए, या फिर 48 हो गए। तो इस तरीके से जो नंबर में चेंज आ रहा है तो उन क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होने वाले जो जीन होंगे, क्योंकि एक क्रोमोसोम पर एक जीन तो प्रेजेंट नहीं होता। आप अब हम जब बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा क्रोमोसोम के बारे में जब बात करते हैं तो वो होता है आपका क्रोमोसोम नंबर 1। तो उस क्रोमोसोम नंबर 1 के अंदर मिलियंस ऑफ जीन्स होते हैं। तो मिलियंस ऑफ जीन ज्यादा हो जाएंगे किसी में, या फिर मिलियंस ऑफ जीन कम हो जाएंगे जब क्रोमोसोम नंबर 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसी तरीके से सोचिए, जब क्रोमोसोमल नंबर बढ़ता है तो जीन्स ज्यादा मात्रा में एक्स्ट्रा आ जाते हैं किसी सेल्स के पास, या फिर किसी सेल के पास जीन कम हो जाते हैं। तीसरी जब हम बात कर रहे हैं, बात करते हैं इनहेरिटेंस की। मेंडेलियन डिसऑर्डर फॉलो करते हैं मेंडल्स लॉ को, जबकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। डायग्नोसिस बाय पेडिग्री एनालिसिस और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स या फिर जीन सीक्वेंसिंग, मतलब मेंडेलियन डिसऑर्डर को आप डायग्नोस कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस से, पेडिग्री चार्ट बनाकर किसी फैमिली हिस्ट्री का, या फिर जीन सीक्वेंसिंग से, या फिर जेनेटिक सीक्वेंसिंग से। डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंसिंग मेथड होते हैं, उनका यूज करके। या फिर हम बात करें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए, उनके लिए एक टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक, जिसका नाम है फिश। इस फिश की फुल फॉर्म होती है बेटा फ्लोरोसेंस इन सीतु हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इन सीतु हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम के ऊपर एक फ्लोरोसेंस डाई लगाई जाती है, जिसकी वजह से हम पता कर पाते हैं कि क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है या फिर नहीं है। जिसे क्रोमोसोम फ्लोरोसेंस डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से हम माइक्रोस्कोप में देख पाते हैं, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के अंदर, कि कितने क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है या फिर कितने क्रोमोसोम कम है। कैरियोटाइपिंग की हम बात करें, फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट की कैरियोटाइपिंग की बात करें तो टिपिकली नॉर्मल रहते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होता, क्रोमोसोम नंबर आपके 46 के 46 ही रहेंगे एक नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें। लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर जो नंबर होता है वो या तो बढ़ जाता है, या फिर वो घट जाता है, या फिर उसका गेन होगा, या फिर वो डाउन होगा। तो ये था कुछ एक बेसिक आइडिया मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में, जो आपने कंपैरेटिव स्टडी से भी जाना।
तो चलिए बढ़ते हैं और मेंडेलियन डिसऑर्डर को देखते हैं, और हम आगे हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिकल सेल एनीमिया के कौन कौन से मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं डिफरेंट, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, या फिर हम बात करें आपके जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल होने वाली है आपके लिए, ये एक तरीके से माइंड मैप का काम करेगी। जब आप नीट का एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो अपने साथ में ये जरूर आपको माइंड में रखना है। ऐसे ही शॉर्ट जितनी भी टेबल्स होती हैं उनका आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए और अपने कलीग्स में फॉरवर्ड करना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए, इन ये आपके एक माइंड मैप का काम करेंगे जिससे ये आपको क्विक रिवीजन मिल सके एग्जाम टाइम पे। मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करें तो सबसे पहला हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव, आपने देख रहे हैं आप जितने भी सभी के सभी कैसे हैं, रिसेसिव है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो 7 क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके जो जीन होते हैं सिकल सेल एनीमिया के, ये होता किस वजह से है? म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन जीन, आरबीसीज बिकम सिकल शेप्ड और अफेक्ट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ये इसके मेन फीचर्स के बारे में बता रखा है कि मेन फीचर्स कौन से होते हैं सभी डिसीज के। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया के जो बीटा ग्लोबिन जीन होती है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, सिकल शेप की आरबीसी हो जाती है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है सिकल सेल एनीमिया के केस में। दूसरा बात करें फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया जिसे हम पीकेयू भी कहते हैं, ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। ये 12th क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं इसके जीन। डिफेक्टिव इन फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट्स, जिससे मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम आती है। मेंटल रिटार्डेशन मतलब मेंटली इल हो जाता है पेशेंट जो होता है, जिसके अंदर आपका फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल लैक्टिक एसिड, ये सभी एसिड एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थैलेसीमिया की। थर्ड, इट इज ऑल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज विच इज सब डिवाइडेड इनटू अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया और आपका गामा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया प्रेजेंट ऑन 16th chromosome and beta and gamma thalassemia present on 11th chromosome. This is a by mistake typing. This is 11th chromosome, 11th. Okay. Reduce or no synthesis of a alpha or a beta globin chain, severe anemia. अरे जब हीमोग्लोबिन की जब हम बात करते हैं, हमने प्रोटीन में पढ़ा था हीमोग्लोबिन के बारे में, तो हीमोग्लोबिन आपका मिलकर के बना होता है 2 चेन से, अल्फा 2 एंड बीटा 2। तो जब अल्फा चेन सिंथेसाइज नहीं होगी या फिर बीटा चेन सिंथेसाइज नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आरबीसी के ऊपर क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगी और जिसकी वजह से एनीमिया कॉज हो जाएगा। ठीक है, एनीमिया कॉज हो जाएगा। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया इज अ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। एक्स लिंक्ड होती है, मतलब एक्स क्रोमोसोम जो होता है उस पर लिंक्ड होती है। बेसिकली ये मेल्स में भी होगी और फीमेल्स में ज्यादा होगी, फीमेल्स में डोमिनेंट केस में होगी। ब्लड फेल्स टू क्लॉट प्रॉपर्ली, मोस्टली अफेक्ट मेल्स, मेल्स को ज्यादा अफेक्ट करती है। इसमें फीमेल्स होती है वो मोस्टली कैरियर होती है। फिफ्थ इज कलर ब्लाइंडनेस, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव एक्स लिंक्ड डिसीज। इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश सर्टेन कलर्स, रेड ग्रीन डिफेक्ट इज कॉमन, जिसमें से रेड ग्रीन कलर इज कॉमन। देखो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, जब बेसिकली अभी हम आगे वैसे पढ़ने वाले हैं। अभी आपको बता दूं कि हम जब आईज में बात करते हैं तो आपके 3 तरीके कोन सेल्स होते हैं। एक होता है रेड कोन सेल्स, कोन सेल, एक होता है बेटा ग्रीन कोन सेल, एक होता है बेटा ब्लू कोन सेल्स। कलर ब्लाइंडनेस के केस में रेड और ग्रीन कलर के जो कोन सेल्स होते हैं, ये जो कलर पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, इस पिगमेंट बेसिकली मिलकर के किसके बनते हैं? प्रोटीन के। अब ये प्रोटीन कोडिंग जो जीन होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं आपके क्रोमोसोम पे, और वहां पर उन जीन्स के अंदर डिफेक्ट आने पे क्या होता है? ना तो रेड कलर का पिगमेंट बन पाता है ना ही ग्रीन कलर का पिगमेंट। इस वजह से जो पेशेंट होता है वो रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता कि रेड कलर कौन सा है या फिर एक्चुअल में ग्रीन कलर कौन सा है। इस वजह से उसे कलर ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बेसिकली एक फीमेल जो होती है इसमें कैरियर रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये मेल जो उनके सन होते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस टेबल को आपको पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, इससे आपका एक कंप्लीट माइंड मैप प्रिपेयर हो चुका है। आपको पता लग जाता है फटाक से कि कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, वो किस किस टाइप के होते हैं, कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर मेन फीचर क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं मेंटल डिसऑर्डर के बारे में आगे और भी बात करते हैं। हाँ, और आगे पढ़ने से पहले हम ये 2 ना डिसीज दे रखी है, यहाँ पे डिसऑर्डर दे रखे हैं। ये भी आपके मेंटल डिसऑर्डर से थोड़े एक्स्ट्रा है, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कैप्टोयूरिया। अल्कैप्टोयूरिया क्या होता है? ये एक डिसऑर्डर है बेसिकली। इस डिसऑर्डर क्या है? ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। जब हम टायरोसिन मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, टायरोसिन मेटाबॉलिज्म, टायरोसिन मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि टायरोसिन का ब्रेकडाउन होना है और इससे एनर्जी मेकिंग कंपाउंड्स का बनना। तो टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट जब होता है तो सबसे पहले टायरोसिन कन्वर्ट होता है आपका पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट, पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट। फिर उसके बाद ये कन्वर्ट होता है आपका होमोजेनिस्टिक एसिड, होमो
जेनेस्टिक एसिड, और फिर फर्दर ये कन्वर्ट होता है आपका डिफरेंट डिफरेंट, जैसे होमोलैक्टिक एसिड या फिर फ्यूमराइल लैक्टिक एसिड, ये डिफरेंट डिफरेंट। तो ये जो कन्वर्ट करता है फर्दर, तो इसको एक कन्वर्ट करता है एंजाइम जिसका नाम है आपका होमोजेंटिस्टेट ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज ये जो एंजाइम है, यहां पर इस अल्केप्टोयूरिया डिसीज के अंदर इसके जो जीन होते हैं उनके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाता है। जब ये एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर होमोजेनिस्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। जब होमोजेनिस्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी, और उस टॉक्सिसिटी की वजह से डिफरेंट डिफरेंट काइंड के सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूरिन टर्न्स ब्लैक ऑन स्टैंडिंग, कार्टिलेजेस एंड स्किन ऑन्कोरोसिस हो जाता है। इस प्रोसेस को जब डिस्कलरेशन होता है, जिसे हम ऑन्कोरोसिस कहते हैं, ब्लूइश ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यूज। जॉइंट्स में क्या होगा कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, जॉइंट्स पेन होने लगेंगे। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो अल्केप्टोयूरिया के केस में हमें देखने के लिए मिलते हैं। अल्केप्टोयूरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है या फिर डिसऑर्डर है। इस केस में क्या होता है कि होमोजेनिस्टेट ऑक्सीडेज, ये जो एंजाइम है, ये नॉन फंक्शनल हो जाता है क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो जाता है, इसके जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है। ये एंजाइम टायरोसिन मेटाबॉलिज्म को कैरी फॉरवर्ड करता है और होमोजेनिस्टिक एसिड को फर्दर कन्वर्ट करता है एक प्रोडक्ट में, ठीक है। तो जिसकी वजह से जब ये एंजाइम डिसफंक्शन है तो होमोजेनिस्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लग जाता है बॉडी में और आपकी डिसीज कॉज करता है अल्केप्टोयूरिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं थर्ड क्रोमोसोम के ऊपर, आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट डिसीज है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस आल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर caused by mutation in the CFTR gene present on chromosome number 7। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो डिसीज है, ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके जो जीन है ये 7th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे और इनके जीन्स का नाम होता है CFTR जीन। जब CFTR जीन जब म्यूटेट होते हैं तो फाइनली एक आयंस के अंदर चेंजेस होते हैं। मतलब जो एक सेल होती है जो क्लोराइड आयन को आउट करती है, ठीक है, और सोडियम आयन को इन करती है, तो इसमें क्लोराइड आयन के जो लीकी चैनल्स होते हैं सेल्स के अंदर, जो क्लोराइड आयन को सेल से बाहर भेजते हैं, उनका बाहर जाना कैंसिल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। एसिडिटी होने की वजह से, एसिडिटी अगर जब मेंटेन कैसे रहेगी, एसिडिटी हो जाएगी तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर, जो प्रोड्यूस करेगी आपकी म्यूकस को, अफेक्टिंग लंग्स, पैनक्रियाज एंड अदर ऑर्गन्स, लीडिंग टू इन्फेक्शन एंड माल एब्जॉर्प्शन। माल एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एक तरीके से जो ठीक तरीके से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे और म्यूकस होगा वो काफी जगह पे एक्यूमुलेट होने लग जाएगा आपके लंग्स में, पैनक्रियाज में एंड अदर ऑर्गन्स में। तो ये बात आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में याद रखनी है। अभी तक हमने जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में हमने जाना, वो सभी के सभी कैसे थे, ऑटोसोमल रिसेसिव थे या फिर आपके एक्स लिंक्ड रिसेसिव थे, या तो एक्स से लिंक थे या फिर आपके ऑटोसोमल रिसेसिव थे। इतने सारे हमने डिसऑर्डर पढ़े, उन सभी में रिसेसिव ये चीज कॉमन थी। तो इसका मतलब आपको याद रखना है, जहां पे रिसेसिव आ रहा है बेटा, रिसेसिव, तो रिसेसिव के केस में क्या है कि कैरियर होंगे, कैरियर प्रेजेंट होंगे, कैरियर, ठीक। अब रिसेसिव के केस में कैसे कैरियर प्रेजेंट होते हैं, इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। आप जाइए सबसे पहले उसे देखिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी पहले की वीडियोस को जरूर देखिए, अगर आपको ये वीडियो के अंदर ऐसे कोई टर्म समझ में नहीं आ रही है तो उस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। चलिए बढ़ते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की तरफ। तो सबसे पहला मेंडेलियन डिसऑर्डर जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। जैसा इसका नाम है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल का मतलब हो जाता है कि इसमें आरबीसी जो होती है वो सिकल शेप की हो जाती है। वो किस तरीके से हो जाती है, हम पढ़ते हैं अभी। इट इज ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ट्रेट या फिर रिसेसिव डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसकी 6th पोजीशन पे म्यूटेशन हो जाता है। बीटा ग्लोबिन चेन में जो बीटा ग्लोबिन चेंज होती है उसको जो कोड करते हैं जीन, उन पर एक पॉइंट पे म्यूटेशन होता है। कैसे म्यूटेशन होता है आप लोग यहाँ पे देखो, जैसे ये नॉर्मल HB जीन है, ठीक है, जीन है, यहाँ पे देखो GAG प्रेजेंट है और CTC प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है, GTG हो जाता है CAC, क्योंकि T का उल्टा A इधर आ जाता है और इससे बनने वाले mRNA में GUG आ जाएगा और जो कोड करेगा आपके 6th पोजीशन पे वैलिन को। लेकिन नॉर्मल केस में क्या था, यहाँ पे GAG था जो कोड करा था आपका ग्लूटामिक एसिड को, ठीक है, ग्लूटामेट को या फिर ग्लूटामिक एसिड को, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है आपका वैलिन। क्यों? क्योंकि इसमें बीटा ग्लोबिन चेन में 6th पोजीशन पे चेंज हो चुका है। किसका? अमाइनो एसिड का, क्योंकि इसके जो जीन थे उनमें चेंज हो चुका है। एडेनिन की जगह क्या आ गया, थाइमिन आ गया, एडेनिन की जगह थाइमिन आ गया। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। दिस इज सब्स्टिट्यूशन इज ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन अ पॉइंट म्यूटेशन एट अ 6th कोडोन ऑफ अ बीटा ग्लोबिन जीन, बीटा ग्लोबिन जीन के 6th कोडोन पे, चेंजिंग द बेस ट्रिपलेट फ्रॉम GAG टू GUG। मतलब GAG मैसेंजर आरएनए की जब बात करते हैं तो मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज किससे होता है, आपके एंटीसेंस डीएनए से, ठीक है, एंटीसेंस डीएनए से सेंस मैसेंजर आरएनए निकलता है। आप लोगों को ये याद है ना कि
ये आपका सेंस डीएनए है, ये एंटी सेंस डीएनए है, एंटी सेंस, ठीक है। एंटी सेंस से फिर जो मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होता है उसे हम सेंस मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपको कंफ्यूजन है एंटी सेंस डीएनए क्या होता है, माइनस डीएनए क्या होता है, पॉजिटिव डीएनए क्या होता है, कोडिंग डीएनए कौन सा होता है, नॉन कोडिंग डीएनए कौन सा होता है, टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट क्या होता है, मैसेंजर आरएनए में टेम्पलेट क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको अगर पढ़नी, इनका रिवीजन चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। इनके लिए सेपरेट बेसिक्स की एक जेनेटिक्स की वीडियो मैं प्रिपेयर कर दूंगा आपके लिए। तो जीएजी एंड जीयूजी आ जाता है, जीएजी की जगह जीयूजी आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बीटा ग्लोबिन चेन में अमाइनो एसिड ग्लूटामेट जुड़ना था उसकी जगह वैलिन आता है। द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल undergoes polymerization under low oxygen tension, causing the red blood cell to change its shape and biconcave disc to an elongated sickle-like structure. This reduces oxygen carrying capacity. अब जब बीटा ग्लोबिन चेन, जो हीमोग्लोबिन की जो चेन है अल्फा 2 और बीटा 2, ये दो टेट्रामेरिक प्रोटीन होता है, दो अल्फा और दो बीटा मॉलिक्यूल से मिलकर बनाता है, दो अल्फा चेन दो बीटा चेन। जब इसमें बीटा ग्लोबिन चेन जो है उसका अमीनो एसिड में सीक्वेंस में चेंज आ चुका है, तो जिसकी वजह से जो चेन है वो डिफेक्टिव हो चुकी है, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो चुकी है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से जो शेप है आरबीसी की वो चेंज हो जाती है। आरबीसी की शेप हो जाती है हाफ मून शेप भी कहते हैं इसे, या फिर हम बाइकनकेव शेप, बाइकनकेव शेप, या फिर हम हाफ मून शेप भी कहते हैं, हाफ मून शेप, हाफ मून शेप, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हाफ मून शेप, बाइकनकेव डिस्क, इलोंगेटेड सिकल, ये आपको दिख रहे हैं, ये दिस आर द सिकल सेल्स। तो आपको क्लियर हुआ सिकल सेल एनीमिया क्या है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डिसीज की तरफ, फिनाइल कैप्टोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, दिस इज आल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव, लैक ऑफ एंजाइम आपका फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। इसमें जो ये एंजाइम है पीएचए, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब ये एंजाइम क्या करता है, ये फिनाइल एलानिन का मेटाबॉलिज्म करता है और डेवलप करता है आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बनाता है, फाइनली फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बनाता है। अब जब ये एंजाइम ही डिफेक्टिव हो जाएगा तो फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट होने लगेगा, और फिनाइल एलानिन जब एक्यूमुलेट होने लगेगा, फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेशन इन द एसिडिक फॉर्म, तो एसिडिक फॉर्म है, फॉर एग्जांपल फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल लैक्टिक एसिड, फिनाइल लैक्टिक एसिड एसिड एंड सो ऑन, बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। तो एसिडिक फॉर्म में जब ये डेवलप होने लगता है तो ये जॉइंट्स में पेन करता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज करता है, मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है। फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट इन द बॉडी एंड कॉज टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। कन्वर्जन, इट इज देन कन्वर्टेड इनटू अ फिनाइल पायरुविक एसिड या फिर अदर डेरिवेटिव, जिनका मैंने फिनाइल एसिडिक एसिड, फिनाइल लैक्टिक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड। एक्यूमुलेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस इन द ब्रेन रिजल्ट इन द मेंटल रिटार्डेशन। दे आर आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू अ यूरिन, ये यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट होने लगते हैं, इसीलिए हम कहते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया एक एसिड डिसीज है जिसके अंदर आपका फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है वो डिफेक्टिव हो जाता है, जो आपका फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। जब फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिनाइल एलानिन टॉक्सिसिटी बढ़ाएगा और एक्यूमुलेट हो जाएगा इन द एसिडिक फॉर्म, फॉर एग्जांपल फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल लैक्टिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड। और यही एसिड की फॉर्म में जब फिनाइल अमाइनो एसिड एक्यूमुलेट होता है बॉडी में तो काफी ज्यादा टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में पेन होने लगता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है और ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होने लगता है बॉडी से। तो ये था फिनाइल कैप्टोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट डिसीज की तरफ। तो चलो बच्चों अब हम बात करते हैं एक अपने नेक्स्ट मेंटल डिसऑर्डर जिसका नाम है थैलेसीमा के बारे में। तो थैलेसीमा इट इज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर या फिर ब्लड डिसीज। इसके अंदर क्या है कि जब हम बात करते हैं तो हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। तो हीमोग्लोबिन हम जानते हैं एक अल्फा 2 और बीटा 2 सब यूनिट से मिलकर के बना होगा, मतलब कि एक अल्फा 1 होगा एक अल्फा 2 होगा, मतलब अल्फा की दो सब यूनिट है, इसी तरीके से बीटा 1 होगा और बीटा 2 होगा। तो ये आपका हीमोग्लोबिन इस तरीके से फॉर्म होता है, दो अल्फा सब यूनिट और दो बीटा सब यूनिट। तो इसमें क्या होता है, या तो अल्फा चेन या फिर बीटा चेन, ये दोनों ही या फिर दोनों में से कोई एक चेन बननी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से जो इम्प्रॉपर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होता है या फिर हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज ही नहीं होता है। दिस लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एंड कॉज सीवियर एनीमिया, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन ही सिंथेसाइज नहीं होगा तो आरबीसी से ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, या फिर बात करें तो ऑक्सीजन कैसे बाइंड होगी आरबीसी के ऊपर या फिर हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन कैसे बाइंड होगी, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। और इसीलिए जो थैलेसीमिया का जो पेशेंट होता है उसे बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसे बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ऑन द बेसिस ऑफ अ ग्लोबिन चेन सिंथेसिस थैलेसीमिया इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स,
वैसे जब हम बात करें तो ये तीन टाइप का होता है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया और गामा थैलेसीमिया। गामा थैलेसीमिया जो होता है ये बेसिकली इनबॉर्न चिल्ड्रंस में प्रेजेंट होता है। बात करते हैं अपने अल्फा थैलेसीमिया की। इसमें अल्फा चेन सिंथेसाइज नहीं होगी, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। इट इज कंट्रोल बाय द टू क्लोजली लिंक जीन। यहाँ पे लिंक जीन का कंसेप्ट आ रहा है बच्चों। लिंक जीन कौन से होते हैं? जिनके बीच में डिस्टेंस काफी कम होती है, डिस्टेंस काफी कम होती है। HbA1 और HbA1-2 प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16 ऑफ ईच पेरेंट्स, मतलब 4 जीन इन टोटल। कैसे 4 जीन हो गए? जब हम गैमेट्स फॉर्मेशन की बात करते हैं तो मदर से आता है आपका एक गैमेट और दूसरा और फादर से आता है एक गैमेट, तो दोनों 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम का एक जाइगोट बनाते हैं और फाइनली इनके अंदर दो जीन है, एक के अंदर यहाँ से दो जीन है, यहाँ से दो जीन है, कौन से HbA1-2 और HbA1 और HbA1-2 मदर से और HbA1 और HbA1-2 फादर से। तो इस तरीके से टोटल 4 जीन्स हो गए। ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया के केस में अल्फा चेन सिंथेसाइज नहीं होगा, अल्फा चेन का प्रोडक्शन नहीं होगा। बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन का प्रोडक्शन नहीं होगा, बीटा चेन इज अफेक्टेड। इट इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन HBB ऑन अ क्रोमोसोम नंबर 11। आपको ये बात ध्यान रखनी है, बीटा थैलेसीमिया के केस में या फिर गामा थैलेसीमिया के केस में ये 11 नंबर क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम। ठीक है। और उस जीन का नाम क्या होगा? HBB, HBB। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बेसिकली गामा थैलेसीमिया जो होता है ये चिल्ड्रन के अंदर होता है, चिल्ड्रन जो इनबॉर्न होते हैं, इनबॉर्न बेबीज जो होते हैं उनके अंदर। तो अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन का प्रोडक्शन डिफेक्टेड होगा, बीटा थैलेसीमिया या फिर गामा थैलेसीमिया में आपका गामा चेन या फिर बीटा चेन डिफेक्टिव होंगी। जब हम न्यूबॉर्न बेबी की बात करें तो उनके अंदर गामा चेन प्रेजेंट होती है बीटा चेन के अलावा, इसलिए यहाँ पे गामा थैलेसीमिया ओनली इन इनबॉर्न केसेस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट डिसीज की तरफ, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की बात करते हैं। इट इज अ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर डिसऑर्डर, इट इज अ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिलेटेड डिसऑर्डर। हीमोफीलिया के केस में जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जब आप में से अगर किसी ने याद हो तो आपने अगर क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़ा है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फैक्टर्स आते हैं। बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उसमें से मेन दो जो होते हैं उनको अभी हम हीमोफीलिया के केस में पढ़ेंगे। हीमोफीलिया क्या है? डिफेक्ट होता है एक्स क्रोमोसोम में, ये एक्स लिंक डिसीज है, तो एक्स क्रोमोसोम पे इसके जीन्स प्रेजेंट होंगे जो जीन्स क्लॉटिंग फैक्टर को कोड करते हैं, फैक्टर 8 हीमोफीलिया ए और फैक्टर आपका 9 जो है हीमोफीलिया बी। तो ये दो क्लॉटिंग फैक्टर, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 जो हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, ये सिंथेसाइज, ये प्रोड्यूस होते हैं, इनके जो जीन प्रेजेंट होते हैं आपके एक्स क्रोमोसोम पे। अगर यही जीन सिंथेसाइज नहीं होंगे, इन्हीं में डिफेक्ट होगा, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस नहीं होंगे, जिनकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो जिसकी वजह से जो माइनर से माइनर इंजरी होगी उसमें भी जो ब्लड होगा वो ब्लीड करता रहेगा, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग इवन फ्रॉम द माइनर इंजरीज। मेल आर कॉमनली अफेक्टेड एंड द फीमेल्स आर द कैरियर। ये बात आपको ध्यान रखनी है हीमोफीलिया के केस में। जब हीमोफीलिया के केस में बात करते हैं तो हीमोफीलिया का जो डिसऑर्डर था ये क्वीन विक्टोरिया की फैमिली से जनरेट फर्स्ट सीन हुआ था, क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट सीन था वहां पे क्वीन विक्टोरिया। दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस, ये आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये भी आपका डिफेक्ट इन द जीन्स ऑफ अ रेड कोन सेल्स एंड द ग्रीन कोन सेल्स पिगमेंट ऑन अ एक्स क्रोमोसोम दैट impairs the ability to distinguish red and the green color। मतलब जो आपकी आईज के अंदर आपके तीन टाइप के कोन सेल्स होते हैं, मैंने पहले आपको बता चुका हूं, एक रेड कोन सेल्स होते हैं, कोन सेल्स, एक ग्रीन कोन सेल्स और एक होते हैं आपके ब्लू कोन सेल्स। अब रेड और ग्रीन कोन सेल्स के जो सेल है ये पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, रेड पिगमेंट और ग्रीन पिगमेंट, और ये पिगमेंट का नेचर होता है प्रोटीनेशियस नेचर। अब ये प्रोटीन नेचर के हैं तो ऑब्वियस सी बात है इन जीन्स को सिंथेसाइज करने के लिए ये जीन्स प्रेजेंट हो गए एक्स क्रोमोसोम पे। अब अगर इन जीन्स के अंदर डिफेक्ट आ जाता है तो ये पिगमेंट्स सिंथेसाइज नहीं होंगे। जब ये पिगमेंट सिंथेसाइज नहीं होंगे तो जिसकी वजह से आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। जो पेशेंट होगा कलर ब्लाइंडनेस का वो रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि वो एक कलर ब्लाइंड पेशेंट है। ठीक है, इस केस में फार मोर कॉमन मेल्स होते हैं और फीमेल्स आर यूजुअली कैरियर्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमने जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर थे उन सभी को कंप्लीट कर चुके हैं। हमने अल्कैप्टोयूरिया के बारे में पढ़ा, हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में पढ़ा, हमने हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, हमने सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इन सभी डिसऑर्डर्स के बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की तरफ। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या आते हैं? जिनके अंदर एबनॉर्मल नंबर की वजह से या तो गेन या फिर लॉस ऑफ नंबर या फिर एबनॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम की वजह से जो डिसऑर्डर डेवलप होते हैं उन्हें हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। अब वैसे होते क्यों है इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। मियोसिस की वजह से, नॉन डिसजंक्शन, डिलीशन या फिर डुप्लीकेशन या फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में और हम आगे पढ़ने से पहले एक बारे में हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं सबसे पहले कि आपकी यूप्लॉइडी क्या होती है, यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, या फिर हम बात करें पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, पॉलीप्लॉइडी क्या होती है।
यूप्लॉइडी होती है आपकी 2n। जब हम बात करते हैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल की, तो उसके अंदर एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है जिसे हम 2n कहते हैं, एक 46 जो उसके सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सोमैटिक सेल के डिफरेंशिएट से ही फाइनली आपके गैमेट्स जनरेट होते हैं, जो कि सोमैटिक सेल्स पहले से प्रोजेनिटर हम मदर सेल्स कहते हैं, मेल मदर जर्म सेल्स भी कहते हैं, या फिर हम फीमेल मदर जर्म सेल्स भी कहते हैं। वो बेसिकली आपके सोमैटिक सेल्स की तरह ही बिहेव करते हैं और उनसे फाइनली गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। उन गैमेट्स के अंदर हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम होता है। ठीक है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर यूप्लॉइडी प्रेजेंट होती है जो होती है आपकी 2n। पॉलीप्लॉइडी के केस में फॉर एग्जांपल 3n, 4n या फिर 6n या फिर और सो ऑन। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी के केस में जो n होता है वो मल्टीप्लीकेशन की साइड से इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल 2n प्लस n इक्वल्स टू 3n, 2n प्लस n इक्वल्स टू 3n, 3n प्लस n इक्वल्स टू 4n। इस तरीके से बढ़ता रहता है। 4n प्लस n इक्वल्स टू 5n, 5n प्लस n इक्वल्स टू 6n। तो इस तरीके से आपका बढ़ता रहता है पॉलीप्लॉइडी के केस में। एनोप्लॉइडी के केस में क्या होता है, ये वन क्रोमोसोम नंबर के केसेस में बढ़ता है, या फिर हाइपरप्लॉइडी होगी या फिर हाइपोप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी में नंबर क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज होते हैं, एक क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो गया, दो क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो गया। हाइपोप्लॉइडी के केस में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज होते हैं। चलिए हम देखते हैं टेबल के जरिए। यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, यूप्लॉइडी क्या होती है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंजेस, या फिर हम फिक्स रहते हैं। ठीक है, द हैप्लॉइड नंबर इज मल्टीप्लाई। यूप्लॉइडी नॉर्मल होती है बेसिकली, जिसे हम 2n होती है। ह्यूमन सेल के अंदर 46 नंबर क्रोमोसोम टिपली डिप्लॉइड स्टेट, ये एक यूप्लॉइडी का केस है। ये जो डेफिनेशन दी गई है बेटा, ये पॉलीप्लॉइडी के लिए मैटर है। द हैप्लॉइड n इज मल्टीप्लाइड, जैसे 3n, 4n और 6n। अभी हमने पीछे जैसे समझा। ट्रिप्लॉइडी 3n, एग्जांपल इन द सीडलेस फ्रूट ऑफ बनाना। टेट्राप्लॉइडी 4n, एग्जांपल्स इन सम प्लांट स्पीशीज। 6s जो होता है ये वीट के अंदर प्रेजेंट होती है। 6s जो होते हैं जनरली फेटल और नॉन वायबल इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर ये पॉसिबल नहीं होते, ना ही ट्रिप्लॉइडी पॉसिबल होती है, ना ही आपकी टेट्राप्लॉइडी या फिर हेक्साप्लॉइडी। नॉट और वेरी कॉमन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर आपकी ट्रिप्लॉइडी देखने के लिए मिल जाती है। 3n की बात करते हैं, जब हम एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो वो एक ट्रिप्लॉइडी नेचर का। बात करते हैं हम एन्यूप्लॉइडी क्या होती है। एन्यूप्लॉइडी लॉस और गेन ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम, नॉट अ कंप्लीट सेट। पॉलीप्लॉइडी के केस में कहते हैं कंप्लीट सेट जा रहा था, 23 का पूरा सेट चला गया, मतलब 2n मतलब 46 थे, उसके अंदर कंप्लीट सेट जा रहा है, 23 और गए, तो आपके 2n प्लस n इक्वल टू 3n। तो ये आपको याद रखना है। एक कंप्लीट सेट जिसमें जाता है उसमें हम पॉलीप्लॉइडी का यूज करते हैं, अ सिंगल क्रोमोसोम जिसमें जाता है उसमें हम एनोप्लॉइडी का यूज करते हैं। यूप्लॉइडी इज नॉर्मल। हाइपोप्लॉइडी मतलब लॉस, मतलब मोनोसोमी 2n माइनस 1। अगर एक क्रोमोसोम लॉस हो रहा है तो उस केस में हम क्या कहते हैं, मोनोसोमी हुई है, जिसका एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम फ्रॉम अ होमोलोगस पेयर। दूसरी होती है हाइपरप्लॉइडी, मतलब गेन, मतलब 2n प्लस 1, जिसको हम ट्राइसोमी भी कहते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ सकता है। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम, जिसमें एक्स्ट्रा हो जाता है 21th क्रोमोसोम, जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा आ जाता है। पटाउ सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम, इसमें 13th नंबर का जो क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा आ जाता है। एडवर्ड सिंड्रोम में 18th नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसकी वजह से आपका क्रोमोसोम नंबर एक बढ़ जाता है, 46 से 47 हो जाता है। गेन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। अब नलीसोमी का मतलब क्या होता है कि 2n माइनस 2। ये केस ह्यूमन के केस में वायबल नहीं है, या काफी ज्यादा लिथल हो जाता है। लॉस ऑफ बोथ द क्रोमोसोम फ्रॉम द होमोलोगस पेयर, तो जिसकी वजह से काफी ज्यादा ये केस पॉसिबल नहीं होता वैसे ह्यूमन के केस में। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। अब आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि जब हम ट्राइसोमी की बात करें, ट्राइसोमी क्या है। ट्राइसोमी का मतलब है 2n प्लस 1। मोनोसोमी का मतलब क्या है, 2n माइनस 1। नलीसोमी का मतलब क्या है, नलीसोमी 2n माइनस 2 ये होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सॉरी, ये सभी केस किसके हैं, आपके एन्यूप्लॉइडी के, एन्यूप्लॉइडी के, ध्यान रखना। पॉलीप्लॉइडी के केस क्या थे, पॉलीप्लॉइडी के केस क्या थे बेटा, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आपके 3n, 4n, 5n या फिर हम बात करें 6n, तो जिस केस में, इन सभी केस में क्या है आपका 2n प्लस n जुड़ रहा है, या फिर 3n प्लस n, मतलब एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम आर एडेड। ठीक है, चलो मैं अपनी फोटो 2 मिनट के लिए क्लोज कर रहा हूँ, अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूँ ताकि आपको क्लीन दिख सके जो बोर्ड है। 2 मिनट। देखो, पॉलीप्लॉइडी के केस में क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम आर एडेड। ठीक है, लेकिन एनोप्लॉइडी के केस में सिंगल क्रोमोसोम
आर एडेड और लॉस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं, जो ट्राइसोमी से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, या फिर हम बात करें मोनोसोमी से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर है, उन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम में हमें याद रखना है कि इसमें 21th नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स्ट्रा आ जाता है, मतलब 21th क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, एक और कॉपी हो जाती है। ये एक तरीके का ऑटोसोमल एनिप्लॉइडी है, मतलब ये ऑटोसोम्स के अंदर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 23rd नंबर कैसा होता है, 23rd नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो पेयर होते हैं, 23rd नंबर ऑफ पेयर होता है कैसा, सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है, या तो XX होगा तो फीमेल में होगा, XY होगा तो मेल में होगा, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन, शॉर्ट स्टेचर, फ्लैट फेस, ओपन माउथ, वाइड प्रोट्रूडिंग टंग एंड कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, ये उसके कुछ सिम्टम्स हैं। दूसरा है, पहला था हमारा डाउन, दूसरा था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये तीनों के तीनों एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन द मेल सेक्स ट्राइसोमी, ये एक तरीके से सेक्स ट्राइसोमी है, मतलब जो मेल के अंदर XY क्रोमोसोम होता है उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। ठीक है, तो XXY हो जाता है, मतलब इसमें ऑटोसोम नॉर्मल है, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर था 23rd नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, उसके अंदर आपका XY के साथ XXY हो गया, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर। टॉल मेल गाइनोकोमेस्टिया, गाइनोकोमेस्टिया आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, कि एक तरीके से मेंस बूब, इनको कहा जाता है मेंस बूब। जो मेल ब्रेस्ट, इसमें डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली इसमें मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह नहीं बनती है, इनमें एक एबनॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाता है मेंस की चेस्ट का, जो निप्पल्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैवी होने लगते हैं। स्पार्स बॉडी, हेयर एंड स्मॉल टेस्टिस एंड स्टेराइल मेल, मेल जो होता है आपको याद रखना है इसमें स्टेराइल होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। एब्सेंस ऑफ अ 1X क्रोमोसोम इन द फीमेल सेक्स क्रोमोसोम मोनोसोमी, यहां पर क्या है, कम हो गया है। अभी तक हमने पढ़ा था ट्राइसोमी का, अब हम बात कर रहे हैं मोनोसोमी की। मोनोसोमी के केस में क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब 2n-1 का खेल है यहाँ पे। यहाँ पर जो है 2n-1 चल रहा है। इन दोनों के केस में क्या था, 2n+1 का केस था। ये मोनोसोमी है और ये ट्राइसोमी है। अब मोनोसोमी के केस में एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा, तो फीमेल में XX होते हैं, XO आ जाएगा। जब कुछ नहीं आता तो XO लिख देते हैं। इसमें शॉर्ट फीमेल होगी, वेब्ड नेक होगा, स्टेराइल होगी फीमेल, अंडर डेवलप्ड ओवरीज, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम के ये आपको याद रखने हैं कुछ सिम्टम, जैसे वेब्ड नेक, अंडर डेवलप्ड ओवरीज और लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फीमेल। अब ये फोर्थ और फिफ्थ, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो तीन थे ये आपके एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे से दे रखे हैं, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा छोड़ा नहीं गया है बिल्कुल भी। आपको बहुत ज्यादा माइंड मैप सीरीज होने वाली है, ये जितनी भी आपने वीडियो सीरीज के अंदर हमने डेवलप करी है, इन सभी के अंदर आने वाले टेबल्स को आपको याद रखना है। स्पेशली इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। 110% इसमें से अप्रोक्सीमेटली 95% चांसेस, 98% चांसेस है कि पूछा ही जाता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। पटाउ सिंड्रोम क्या होती है, ट्राइसोमी मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा, 13th नंबर क्रोमोसोम, कौन सा 13। इसमें सेक्स क्रोमोसोम कैसे होंगे, नॉर्मल रहेंगे। सेक्स क्रोमोसोम का जो पेयर होता है 23rd वो नॉर्मल है। बाकी के 22 पेयर्स ऑटोसोम्स में से आपका 13th नंबर जो क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा रहता है। इसमें कौन से सिम्टम्स है, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, क्लेफ्ट लिप, स्मॉल हेड, छोटा हल, पॉलीडेक्टाइली, कंजेनिटल हार्ट एंड किडनी डिफेक्ट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, मतलब इसमें मृत्यु होना स्वाभाविक है, ये आपको याद रखना है। पॉलीडेक्टाइली का केस क्या होता है कि मतलब 6th फिंगर डेवलप हो जाती है, पॉलीडेक्टाइली। एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ अ क्रोमोसोम 18, मतलब इसमें 18th नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। सीवियर डेवलपमेंट डिले, स्मॉल जॉ, छोटा जो चिन होता है वो काफी छोटा हो जाता है। क्लेंस्ड फिश, रॉकर बॉटम फीट, हेड डिफेक्ट एंड हाई मोर्टेलिटी, इसमें भी जो मृत्यु दर होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है, मोर्टेलिटी रेट इज हायर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ये जो कुछ क्रोमोसोम की जब हम बात करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल जैसे डिसऑर्डर है, इसमें ये बेसिकली स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की वजह से होती है, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल डिफेक्ट, क्रोमोसोमल डिफेक्ट। अब स्ट्रक्चर कैसा, जब हम क्राइड्यू-चैट सिंड्रोम की बात करते हैं, इसमें डिलीशन ऑफ अ शॉर्ट आर्म ऑफ अ क्रोमोसोम नंबर 5p। 5p का क्या मतलब है, जब हम किसी भी क्रोमोसोम में शॉर्ट आर्म होती है उसे हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, जो लार्ज आर्म होती है उसे हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। लार्ज के लिए लार्ज आर्म जो होती है क्रोमोसोम की उसको हम q कहते हैं, शॉर्ट आर्म के लिए हम p लगाते हैं। तो 5th नंबर क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म जो है वो डिलीट हो चुकी है, इसलिए उसे डिसऑर्डर हो गया क्राइड्यू-चैट सिंड्रोम का। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है बाकी सारे क्रोमोसोम नॉर्मल है, बस 5th p इज माइनस, मतलब शॉर्ट आर्म जो है क्रोमोसोम नंबर 5 की वो डिफेक्टिव है। हाई पिच्ड कैट लाइक
क्राई, माइक्रोसेफेली, मेंटल रिटार्डेशन एंड फेशियल एबनॉर्मलिटीज, ये कुछ आपको याद रखना है। कैट लाइक, उसकी जो क्राई होगी वो कैट लाइक होगी, काफी पतली आवाज होगी। अब हम बात करते हैं सुपर फीमेल और सुपर मेल की। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर फीमेल, मतलब ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन द फीमेल। ये भी आपका एक तरीके से ट्राइसोमी का केस है भाई, ट्राइसोमी का केस है। इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, मतलब 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए हैं फीमेल के अंदर। यूजुअली नॉर्मल अपीयरेंस, मे हैव अ टॉल स्ट्रेचर, लर्निंग डिफिकल्टीज, फर्टिलिटी मोस्टली नॉर्मल, फर्टिलिटी इसमें नॉर्मल रहेगी, इसमें स्टेराइल फीमेल नहीं होगी, याद रखना है आपको। मतलब सुपर मेल, इसमें एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम आ रहा है, वाई क्रोमोसोम जिसमें एक्स्ट्रा हो रहा है, दैट इज अ सुपर मेल। टॉल मेल, नॉर्मल फर्टिलिटी, फर्टिलिटी नॉर्मल है, टॉल होगा। एंड लर्निंग एंड बिहेवियरल इशू, उसमें लर्निंग और बिहेवियरल कैपेबिलिटीज काफी कम होंगी। यूजुअली माइल्ड इफेक्ट, बहुत कम ऐसे हमें देखने के लिए मिलते हैं सुपर मेल जिनमें ऐसे इफेक्ट शो होते हैं, ठीक है। माइल्ड इफेक्ट मतलब बहुत कम इफेक्ट ऐसे शो होंगे। तो ये था आज की वीडियो में। आज हम इतना ही बात करेंगे, और ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर हम अदर एग्जाम की बात करें गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको इस वीडियो के अंदर जितने भी हमने टेबल्स को डिस्कस करा, हमने मेंटल डिसऑर्डर को डिस्कस करा, हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को डिस्कस करा, हमने इसमें डिटेल से डिस्कस करा है। तो इस वीडियो को लाइक करिए और फैला दीजिए अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं आपके, और लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन को। और इसी तरीके से अपना सहयोग देते रहिए, सपोर्ट करिए मेरी वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और वीडियोस बनाने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।